नमस्कार दर्शकों, फिर एक बार वादे के तहत हम आपके साथ हाजिर हैं। सुबह के 7 बज गए हैं और आपको पूरे दिन भर की वो राजनीतिक खबरें जो महत्वपूर्ण रहेंगी और जो देश और प्रदेश की राजनीति को, देश प्रदेश के नेताओं को और आपको हमें सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। बिहार अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में जा चुका है। जहां एक तरफ एनडीए की एक बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में आज होनी है, वहीं नीतीश कुमार का इस बैठक में मौजूद रहना अपने आप में एक नई कहानी बता रहा है। नीति आयोग की बैठक होगी, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ बैठेंगे। ये 2 दिवसीय नीतीश कुमार का यात्रा है और इस यात्रा पर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार में अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेकर गए। साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाएं जो देश भर में लागू हैं, उसमें बिहार में किस तरीके से क्रियान्वयन हुआ है, कितना काम बाकी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चुनावी साल होने की वजह से बिहार को विशेष पैकेज देने की बात भी होगी। बाबा, रिपोर्ट कार्ड लेकर नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मोहन जी, दो बातें आपने कही हैं। एक तो आपने बताया है कि ये चुनावी साल है तो राजनीतिक चर्चाएं भी होंगी, और दूसरा आपने बताया है कि चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, नीति आयोग की बैठक है, तो नीति आयोग निश्चित रूप से राज्यों के जो प्रगति रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को देखता है, उसके आधार पर वो आगे की रणनीति और योजनाओं पर काम करता है। निश्चित रूप से जो पिछले 1-1.5 साल में, 1 साल से ज्यादा समय, लगभग 1 साल होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के, और ऐसी स्थिति में 1 साल में क्या काम हुआ है और चुनावी साल में नीतीश कुमार किस तेजी से काम कर रहे हैं, ये तो खैर देखने को मिल रहा है। जमीन पे आप देख रहे होंगे कि कई सारी योजनाएं आपको नजर आई होंगी, और नीतीश कुमार सुबह सुबह उठते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं और विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण कर लेते हैं बिना किसी कार्यक्रम के। तो ये नीतीश कुमार का ये कार्य तो है ही, और नीतीश कुमार इसके लिए जाने भी जाते हैं क्योंकि वो मॉनिटरिंग करते हैं। जब वो अपनी सरकार के मंत्रियों के मॉनिटरिंग इतना टाइट करते हैं कि परेशान हो जाते हैं मंत्री कि इतना टाइट फील्डिंग होता है, तो निश्चित रूप से उन्हीं योजनाओं के भी करेंगे। हाँ, एक बात जरूर इसमें परिवर्तन हुआ है कि नीतीश कुमार पिछले 1 साल में पहला ऐसा अवसर नजर आया है जिसमें हम चर्चा कई बार कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ने केंद्रीय योजनाओं को तवज्जो देना शुरू किया है और उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये रेसिप्रोकेटिंग रहा है। मोदी ने भी नीतीश कुमार के साथ निश्चय को, या बिहार में जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण दिया है महिलाओं को विभिन्न आयामों में, इन दोनों को सीधे तौर पे इम्प्लीमेंट किया है, बड़ाई करते हुए। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार से ही हमें प्रेरणा मिली है। जी, यहाँ तक कि अलग से जल शक्ति मंत्रालय भी बना दिया, नीतीश कुमार का ही योजना था, जल जीवन वाला। तो इन सारी बातों को लेकर के निश्चित रूप से नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है नमन जी कि नरेंद्र मोदी को बिहार आना है, उसके ठीक 2-3 दिन पहले नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और ये सहर्ष जाना, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह की बैठक होती थी तो अपने सेकंड लाइन के लोगों को भेज दिया करते थे, नीति आयोग से भी दूरी बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो नीतीश कुमार गए हैं, तो ये नीतीश कुमार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो चाबी है जिससे आने वाले चुनाव का ताला खुलने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार की बात अगर करें तो वर्तमान में कई ऐसी बातें जो देखने को मिली है जिसको लेकर के नीतीश कुमार मोदी से चर्चा जरूर करेंगे। पहली बात ये कि कहा यह जा रहा है कि भाजपा की बी टीम कौन कौन है, तो एक तो अवैसी को कहा जाता है और दूसरा प्रशांत किशोर को कहा जाता है, और उस बी टीम में एक और नीतीश कुमार के विरोधी, जो प्रबल विरोधियों में से एक है, वो शामिल हो गए हैं, आरसीपी सिंह जी, ये भी एक अमेंडमेंट हुआ है। तीसरे नंबर के लोग हैं, उनके भी शामिल होने की बात की जा रही है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रही हैं कि नीतीश कुमार जो है थोड़ा परेशान जरूर हैं, हालांकि सब कुछ नॉर्मल दिखने की कोशिश हो रही है। इस बीच में आपने देखा होगा कि लगातार उन्होंने मीटिंग्स की है, व्यक्तिगत मीटिंग की अपनी पार्टी के, अपने कोर टीम के, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, उसके बाद भाजपा के लोगों से, भाजपा के साथ बात करने के बाद एनडीए के लोगों से, फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से मीटिंग हुई, चिराग पासवान से मीटिंग हुई, और ये सारे मीटिंग का जो पूरा नटसेल में आया है वो तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को ही बताना होगा, क्योंकि फैसला तो अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को ही लेना है और नीतीश कुमार को उस फैसले का हिस्सा बनना है। तो ये सारी बातें भी होंगी। अगली खबर जो हमारे पास है वो है, चिराग ने फिर दिया है बीजेपी को हूल। ये हूल बीजेपी को दे रहे हैं, नीतीश कुमार को दे रहे हैं, या एज अ होल एनडीए में जदयू के बराबर की पार्टी बनने का ये होड़ है उनका। हमने देखा कि आज उनके जीजा और जो एमपी हैं भारती जी, उन्होंने फेसबुक का रुख किया, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है उन्होंने, लेकिन उसमें खास तौर पे ये लिखा है उन्होंने कि 16 मई को हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित किया, उसमें आगामी चुनाव में हमें स्वतंत्र पहचान चाहिए।
और उन्होंने ये कहा कि हमारे नेता अपने संघर्षों और निडर नेतृत्व की वजह से बहुजन समाज के बड़े नेता बन गए हैं। जी और उन्होंने इस बात को स्थापित किया है। इसके जी बावजूद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो बार बार हमारी पार्टी को बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जी जो हमें जी स्वीकार नहीं होगा। हम जी गठबंधन में जरूर है, लेकिन हमारी अलग विचारधारा है, अलग सोच है और स्वतंत्र पहचान है। और जी वहां और यही पहचान हम चुनाव में भी लेकर आते जाएंगे। कहीं ना कहीं चिराग पासवान पिछले चुनाव में जो उनका प्रदर्शन था, जी 2020 में जिस तरीके से नीतीश कुमार को डैमेज किया था, चिराग के दोनों हाथ में लड्डू है बाबा। जी अगर वो चाहें तो इन वो हथियारों का इस्तेमाल करके अपने मन मुताबिक सीटें भी ले सकते हैं। लेकिन इस ट्वीट से एक अंदाजा लग रहा है कि शायद भाजपा या जदयू में से कोई एक या दोनों जी चिराग पासवान को छोटा आंकने की गलती कर रहे हैं, जी या उन्हें उनके वोट बैंक को बहुत प्रभावी नहीं मान रहे हैं। जी क्या लगता है बाबा, ये धमकी है, हुल है, क्या है ये? नमन जी, आपको याद होगा कि जिस दिन ये हुई थी 16 तारीख को, जी उस दिन भी हम लोगों ने एक खबर किया था। 10 प्रस्ताव पारित हुए हाँ, थे। हम आपसे बस इतना ही जानना चाहेंगे कि 10 प्रस्ताव आपने बता ही दिया कि 10 प्रस्ताव पारित हुए थे। जी जी इन 10 प्रस्तावों की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ एक ही प्रस्ताव जो 6ठे नंबर का था उसी की चर्चा क्यों हो रही है? जी जी ये तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है ना। और ये कब हुआ था ये भी आपको पता है। नीतीश जी। कुमार की मुलाकात होती है, ये सारी बातें खुल करके सामने और आती बैठक है। में चिराग नहीं पहुंचते हैं, वो नहीं रहते हैं, जी, और छोड़ इसके देते हैं। जी इन सब बातों के साथ साथ एक और बड़ी बात हुई है। अठावले का बयान भी हम लोगों ने कोट किया है। जी, कल ही मैंने खबर की थी इस पे। कल ही, उससे पहले आपने जो कोट किया था कि जी। ऐसा लग रहा है कि अब कोई दलित का इतना बड़ा नेता नहीं है मायावती और बिल्कुल। काशीराम के बाद। और भाजपा अठावले को भेज देती है पटना। बिल्कुल। और देखिए, अठावले को मैंने कल भी कहा था कि अठावले का नेता के रूप में भले ही उनको मान्यता मिल जाती हो, लेकिन वो एक हंसोड़े हैं। लालू जी, प्रसाद के बाद अगर जी। सदन में सबसे ज्यादा अगर किसी के बात को लोग चटकारा लेकर के सुनते हैं उनकी शैली के चलते, तो उन्हीं की बात मैंने है। तो कहा ही था कि वो जॉनी लीवर है, वो जी खट्टा जी मीठा फिल्म के। जी। तो ये जी। सारी बातें, और सबसे बड़ी बात नमन जी कि आप जब किसी सफर में जाते हैं और सफर के अंतिम पड़ाव पे होते हैं, आपका स्टेशन आने वाला होता है, तो आपकी बेचैनी कितना बढ़ती है। सारा सामान समेटने लगते हैं, जल्दी जल्दी करने लगते हैं कि जल्दी से उतरना है, अब बिल्कुल मिलना है। अनजान से हड़बड़ी हो जाती है। जी, मैंने गंतव्य तक हमको जाना है। पूरे जी। रात भर आप ट्रेन में सफर करते रहिए, लेकिन सुबह जैसे आप दिल्ली स्टेशन के नजदीक आएगा ना, वैसे आपकी बेचैनी बढ़ जाती है कि जल्दी से करें। समय वहीं पे- एकत्रित करने की, जी, उतरने की, कुछ छूट ना जाए। ये जो दौर है ना 2025 के चुनाव वाला, ये जी। दौर उसी हड़बड़ी का है, क्योंकि गंतव्य तक पहुंचना है। एक पीढ़ी समाप्त हो रही है और एक नई पीढ़ी आने का ये संकेत है। आप जी देख रहे होंगे कि जो एक बड़े आंदोलन से उपज करके जो नेता आए थे, जेपी आंदोलन से, संपूर्ण क्रांति से, जी वो सारे नेता अब या तो अस्त हो गया है उनका, या वो अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। बिल्कुल दूसरे लाइन पर देख रहा है जी। कि ये तो पूरा बिहार। अब युवा बिहार जो है युवाओं की तरफ देख रहा है, तो निश्चित रूप से युवाओं में कौन इस रेस में आगे दौड़ जाएगा। और चिराग पासवान उस खरहे की तरह नहीं है, कछुए की चाल वाले हैं। आपको याद होगा कि 2021 से जो उन्होंने यात्रा शुरू की है, तेजस्वी यादव कितना तेजी से आगे बढ़े, आप देखे ना। चुनाव में बिल्कुल। जैसे उतरे वैसे ही मंत्री बन गए, बिल्कुल। और वो भी नंबर 2 की कुर्सी उनको मिल गई। जी, क्या हुआ, डिप्टी सीएम बने। धड़ाम से गिर गए। चिराग बिल्कुल। पासवान ने बहुत ठंडा करके खाया है। 2014 में आए, हो सकता था कि उनके पिता कहते कि नहीं भाई, बेटा को ही बना दीजिए, जैसे बिल्कुल। लालू प्रसाद ने कहा कि मेरे बेटा को आप बना दीजिए। बिल्कुल बैक सीट पे बैठे वो। बैक सीट पे बैठे, इंतजार किया, नरेंद्र मोदी की शैली। तो अब अमित शाह इंतजार की- क्यों नहीं हो रहा है बाबा? अब क्यों हड़बड़ी हो गई है? हाँ, अब यही वो बात है नमन जी, जिस ट्रेन की मैं बात कहा कि आप वो सभी यात्रियों को उतरना है दिल्ली स्टेशन पे, लेकिन आप पहले उतरने की कोशिश क्यों करते हैं? बिल्कुल। इसलिए कि आगे आपकी जो गाड़ी लगी होगी, आप जो टैक्सी करेंगे आप, वो आपको आसानी से मिल जाए, पहले जाए पहले पाए। बिल्कुल, अगली यात्रा की शुरुआत जल्दी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बहुत के लिए- शानदार बात कही आपने बाबा, अपने गागर में सागर भर दिया। जी जी। तो यही वो बात है जिसके चलते चिराग पासवान की टीम, चिराग पासवान को आप बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव नहीं देख रहे होंगे, बहुत ही कूल एंड काम है, लेकिन उनकी टीम कब चल रहा है जी। चिराग नहीं बोल रहे हैं, उनकी टीम, उनके जीजा पूरा टेक ओवर उन्होंने कर लिया। और यही कमी चिराग को महसूस हो रही थी, जानते हैं कब से? जब रामविलास पासवान का इंतकाल हुआ था, उसके बाद जी। से यही वो टीम थी जिसकी वो इंतजार कर रहे थे कि एक वो चेहरा टीम जिस पर आए। विश्वास भी हो और जी। जो अपना भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नीतीश के पटना छोड़ते ही एक्शन में आ गए हैं लालू यादव। लालू यादव नीतीश कुमार की गैरहाजिरी में कौन सा बड़ा खेल कर रहे हैं बाबा? देखिए नमन जी, लालू प्रसाद एक ऐसे राजनीतिज्ञ है ना कि जिनको आप माइनस करके बिहार की राजनीति की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। जी। वो जी। पेड़ पर भी है ना। आपको याद होगा कि जब वो जा रहे थे सिंगापुर,
अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए, जी तो उन्होंने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक बुलाई थी। जी वो बैठक पटना में भी हो सकती थी, लेकिन दिल्ली में उन्होंने क्यों बुलाया? दिल्ली में इसलिए बुलाया था कि दिल्ली से लेकर के दुनिया के हर कोने तक ये संदेश जाए कि लालू प्रसाद अभी भी हैं, इलाज कराने जा रहे हैं, जीवित हैं। जी और ये संदेश उन्होंने देकर के बिहार में एक बड़ा लकीर खींच दिया। तेजस्वी यादव के नाम से उन्होंने बहुत सारे वसीयत लिख दी। जी पार्टी का नाम बदल दीजिएगा, आपको मन करेगा तो सिंबल भी बदल दीजिएगा, आपको मन कर जिसके साथ गठबंधन बनाना हो बदल दीजिएगा। ये सारी बातें हुई। पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। जी, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। उसका परिणाम भी नजर आया बिहार की राजनीति में, आपने देखा भी होगा बहुत सारे परिवर्तन और लू फॉल्स हुए, जिसमें नीतीश कुमार फिर आए भी लौट करके, 17 महीने सरकार में भी रही। ये सारी चीजें लालू प्रसाद बहुत माइनॉरिटी वाच कर रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है, फिर मैं वहीं आ रहा हूं, उसी ट्रेन पर सवार तेजस्वी यादव है दिल्ली के लिए। जी अब सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव वो सवारी हैं जो हमेशा गए हैं प्लेन से, तो उनको ज्यादा समस्या नहीं हुई है। जी लेकिन इस बार वो ट्रेन से जो जा रहे हैं, तो वहां बहुत सारे यात्री पहले से गेट पर खड़े हैं अपना सामान लेकर के। जी अब इनको ठेलने की जरूरत है, और वो ठेलने के लिए उनका पूरा परिवार खड़ा नहीं है। मैं खड़ा नहीं है शब्द इसलिए बता रहा हूं, इसलिए लालू प्रसाद को आगे आना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार में बहुत सारी चीजों को लेकर के पावर सेंटर्स बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। जी आपने देखा होगा कि बहुत एक फैसला, बातों पर एक रास्ता नहीं है। जी। अब लालू प्रसाद जिस अंदाज के और जिस शैली के लिए जाने जाते हैं कि जब भी मीडिया आती है तो मीडिया फ्रेंडली तो है ही, वो मीडिया घंटों उनका इंतजार करती है। अभी अभी वो किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, उसी बीच में मीडिया के लोग उनके पास पहुंचे तो एक राजनीतिक सवाल कर दिया। हालांकि वो निजी कार्यक्रम में थे, लेकिन राजनीतिक सवाल कर दिया और बिहार के विकास की बात कर दी। और उन्होंने कहा कि लौकई थो तोरा, कहाँ विकास हो, तोरा लौकई थो। मतलब इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर के आप एक बार फिर से मंथन के दौर से गुजरिए, क्योंकि उनके ऑफिस के सामने जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें कई ऐसी बातें हैं जो 20 साल के शासन की दर्शाती हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि लालू प्रसाद के बयान और टाइमिंग देखिएगा सोशल मीडिया पे, उनके बाकी की तस्वीरें और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो मीम्स आ रहा है उसको देखिए। जी देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद उस एक्शन में है जहां नीतीश कुमार की एब्सेंटी में राजनीतिक जो फिलर है उसको कौन भरेगा। तो लालू प्रसाद ने एक बयान देकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को माइनस कर दिया। उस नीति आयोग की बैठक और उस एनडीए के बहुत बड़े धमाके को जी उन्होंने एक बयान देकर शांत कर दिया। बिल्कुल सारा ध्यान आकर्षित कर दिया राजद की तरफ, अपनी तरफ। जी, यही लालू की स्टाइल रही है, और यही स्टाइल शायद लगता है कि कम है तेजस्वी यादव में। बाकी तो सारी चीजें वो नीतीश कुमार से भी सीखे हैं, भाजपा से भी सीखे हैं, लालू से भी सीखे हैं जी। लेकिन यही वो कमी है जो लालू का इंस्टिंक्ट था, जो हर बात में आप देखते हुए कि वो अपने तरफ ध्यान खींच लेते थे। वो काम अभी तेजस्वी को सीखना बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव से पहले छिनेगा इन दलों का निशान। जी, कौन से दल है बाबा और क्या हो रहा है ये? मोहन जी, यही वो टर्निंग पॉइंट है कि आने वाले समय में आपको आइडेंटिटी के लिए, इन राजनीतिक दलों को अपनी आइडेंटिटी के लिए फिर से अपने लिए एक नया, बिहार में राजनीतिक दलों की बाढ़ सी आ गई है। जी। आते ही कई बहुत प्रभावी भी हैं तो कई बिल्कुल प्रभावी नहीं है, केवल कागजों पर जिंदा है। जैसे कि आईपी गुप्ता की आईआईपी जी, वो एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी है, अपनी ताकत दिखाया है, समाज का वोट दिखा रहे हैं और हड़कार हैं दोनों तरफ की भाई हमें अगर रखना है तो आरक्षण देना होगा। दोनों तरफ जाने के लिए तैयार है। वही जनसुराज का भी हाल है। जनसुराज भी बड़े बड़े चेहरों को अपने साथ जोड़ रही है अब जी। उसने भी बड़ी धमक बिहार की राजनीति में बनाई है जी। और कई ऐसे दल हैं जो छोटे बड़े, जो कहीं कोई आयातित होकर आ रहा है, कोई नई पार्टी बना रहा है। जैसे आशा पार्टी ही थी, वो जनसुराज में जुड़ गई। क्या लगता है बाबा कि सिंबल घट रहा है क्या कि कम पड़ रहा है? मोहन जी, अभी आईपीएल मैच चल रहा था, बीच में वो युद्ध की स्थिति के चलते उसको रोका गया जी। उस आईपीएल में आपने देखा होगा कि अंक तालिका रोज आती थी जी। उस अंक तालिका में ऊपर नीचे होते रहता था नंबर। जो 10वें नंबर पर है और मैच का अंतिम दौर चल रहा हो तो आप उम्मीद नहीं कर सकते वो 10वें नंबर वाला आदमी 1 नंबर पे आ जाएगा। बिल्कुल 200 से ज्यादा सिंबल हैं। जो मैं कल एक पॉलिटिकल व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी, 2-3 पॉलिटिकल लोग मिल करके करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का एक गठबंधन बनने जा रहा है। कल शायद उनकी मीटिंग भी है। तो उसमें से कुछ लोग मेरे पास आए हुए थे जो बहुत सारी बातों पर चर्चा हो रही थी। तो चुनाव आयोग की नीतियों को लेकर के भी वो हमसे कुछ क्वेरी करना चाह रहे थे। उसी क्वेरी के बीच में उन्होंने सिंबल जो है मेरे सामने रखा और सिंबल रखने के बाद उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि बाबा ये बताइए कि ये जो बात हो रही है कि चुनाव आयोग ने सिंबल के लिए टाइमिंग अलॉट किया था, उसका टाइमिंग खत्म होने जा रहा है, तो कैसे सिंबल अलॉट होता है, क्या उसकी रणनीति है?
तो नमन जी, सिंपल सी बात है कि जब आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पहले साल दूसरे साल तक आपको सिंबल जो मिलता है वो सिंबल आपका मान्य रहता है एक राज्य में, एक राज्य भर के लिए। जी। और अगर आप 6% से कम वोट लेकर के आते हैं तो आपको सेकंड चांस दिया जाता है दूसरे साल में। लेकिन उस 2 साल में भी पूरा नहीं करते हैं तो आपका सिंबल जो है फ्रीज हो जाता है और वो सामान्य सिंबल, जनरल सिंबल के कैटेगरी में आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी उपेंद्र कुशवाहा 2 बार पार्टी बनानी पड़ी उनको जब वो जदयू से अलग हुए थे। कोई सिंबल उनके पास नहीं था। हमने जाप का भी देखा था बाबा, पहले हॉकी था, फिर बाद में कैंची हुई, फिर पार्टी विलय हो गई, फिर सुन रहे हैं कि जाप रिवाइव होगी। फिर हमने देखा था हाल ही में एक और दल जो वीआईपी है उसके पास पहले नाव था, फिर हमने देखा कि उसका लेडीज पर्स हो गया। जी मैं इसी की बात कर रहा था कि ये जो सारी प्रक्रियाएं थी और इन लोगों को सिंबल मिला गया था, ये सिंबल उनका चॉइस सिंबल भी था बहुत सारे लोगों का। जी। जैसे आप मुकेश सहनी की बात आपने किया, उन्होंने नाव लिया था चूंकि उस समाज से आते हैं और वो उनका एक सिंबल है, सिंबॉलिक है कि वो निषाद समाज से आते हैं और आप जानते हैं कि निषाद क्यों जाने जाते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के उनका सिंबल था। अब लेडीज पर्स उनको मिला था, लेकिन उसके बाद भी जब 2 चुनाव हुए, 2019 में चुनाव लड़े, वो 20 में चुनाव लड़े, उसके बाद 24 में भी वो चुनाव लड़े। आपको याद होगा एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर उन्होंने अपने ही गठबंधन के विरुद्ध यहाँ पटना साहिब से क्यों, माफ कीजिएगा, पटना से क्यों खड़ा किया, जो थे उनकी पत्नी, जी क्यों खड़ा किया। तो वो एक कोरम होता है कि कम से कम 10% जो है वो आपको अपनी सदस्यता दिखानी पड़ती है, उम्मीदवार खड़े करना पड़ते हैं। 40 सीटों में से 4 करना था, 3 तो उनको मिला ही था, तो चौथा खड़ा करके एक सिंबॉलिक दिया गया था कि 10% हमारा पूरा हो जाए। इसके बाद वो 6% पूरा नहीं किए तो उनका जो सिंबल है वो नाव छीन गया उनसे। उसके बाद लेडीज पर्स उनको अलर्ट हुआ पिछले चुनाव में, जो उपचुनाव हो रहा था उसी में शायद उनको लेडीज पर्स हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि लेडीज पर्स उनको उपचुनाव में ही, कुर्नी उपचुनाव में शायद हुआ था जिसमें वो चुनाव लड़े भी थे। लोकसभा में तो बिल्कुल था जी, लोकसभा में वही कंटिन्यू कर रहा था। तो बिहार के लिए वो सिंबल उनको अलॉट किया गया था। लेकिन अब जो स्थिति बनी है कि इसमें से कई दल हैं, जिसमें बड़े बड़े दल हैं नमन जी, जो कई लोग मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन लोगों के भी सिंबल पर आफत आ गई है। जैसे आप जीतन राम मांझी की पार्टी को कह लीजिए, 6% का कोरम वो भी पूरा नहीं करते हैं। कड़ाही उनका भी जनरल सिंबल में आ गया। जो मैंने लिस्ट देखा 200 के आसपास सिंबल का, उसमें कड़ाही भी जनरल सिंबल में था, हेलीकॉप्टर भी जनरल सिंबल में था, और लेडीज पर्स भी जनरल सिंबल में था। इसका मतलब है कि ये सभी दलों के सिंबल जो है वो फ्रीज हो गए हैं और बड़ी मशक्कत करनी होगी वो पुराने सिंबल को लेने के लिए। अगर बात करें हम चिराग पासवान की, वो बंगला लेना चाहें फिर से, तो बंगला लेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि बगल में कौन खड़ा है। बिल्कुल, तो यही एक विवाद है। और जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास ये ग्रीवांसेस होते हैं कि वो सरकारी तंत्र को थोड़ा बहुत 19-20 कर सकता है। तो बढ़ेंगे निशांत की ताजपोशी का टाइम फिक्स हो गया है जी। निशांत राजनीति में तो है जी, निशांत लगातार राजनीतिक बयान दे रहे हैं जी, सहजता से बयान दे रहे हैं, ऐसा भी महसूस हो रहा है। और मैं तो कल ही अंदाजा लगाया था, मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान किसी मंच पर जरूर प्रधानमंत्री के साथ वो भी दिखेंगे जी। और शायद नीतीश कुमार के एजेंडे में ये भी था आज दिल्ली उनके जाने का जी। निशांत को लेकर क्या अपडेट है बाबा? नमन जी, आपने जो बातें कही हैं उन बातों में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आप बता ही रहे हैं कि मंच पे उनको देखा जा सकता था, ये सारी हाँ देखा जाएगा, ये सारी बातें जो नजर आ रही हैं। एक हम लोग सुबह एक खबर किए थे कल, आपको याद है ना? उस खबर में भी हम लोगों ने चर्चा इस बात की थी, हल्की सी मैंने चर्चा की थी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकी के राजनेताओं ने अपने अपने पुत्र को उनके हवाले कर दिया है कि लीजिए अब इनका कैरियर आपके हवाले है। मैंने मोदी किंडरगार्टन का नाम आपने दिया था, आपको याद होना चाहिए जी। उसी किंडरगार्टन में हो सकता है कि आज गए होंगे। पहले तो आज के समय में तो पहले गार्जियन का टेस्ट में होता है, उसके बाद बच्चे का टेस्ट होता है। बिल्कुल पीछे होता है जी। तो नीतीश कुमार उसी के लिए गए हैं। पहले वो नरेंद्र मोदी के सामने अपना डिमोन्स्ट्रेट करेंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसको देंगे। उसके बाद संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि जो रात्रि विश्राम नरेंद्र मोदी का है, उस रात्रि विश्राम में एक औपचारिक मुलाकात हो सकती है। और इस मुलाकात के बाद आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को जरूरत है। जानते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है बिहार में और खास करके हमारे भोजपुरी भाषा भाषी में कि बेटा लाठी होला जी।
तो वो लाठी जो है नीतीश कुमार ने तैयार कर लिया है और लाठी का वो काम रोल भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा नीतीश कुमार को जहां भी डिफेंड करने की जरूरत है और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात हो तो सबसे ज्यादा अगर मुखर कोई होकर के बोल रहा है तो वो निशांत है। जी बाबा, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं निशांत की एंट्री का समय आ गया है और अब नहीं तो कभी नहीं। एक बोनस खबर भी जो हर दिन हम लोग देते हैं, जी वो आज फिर मैं दे देता हूँ। जी देखिए, वाल्मीकि नगर में वीआईपी पार्टी की आईटी सेल का बैठक चल रहा है। जी चुनाव को लेकर वीआईपी तैयार हो गई है जी और जिस तरीके से चिराग पासवान ने बिहार में 16 तारीख को बैठक की थी और कुछ प्रस्ताव पारित किए थे, उससे पूर्व वाल्मीकि नगर में वीआईपी ने भी इस तरह से प्रस्ताव पारित किए थे, जिसमें 60 सीटें और डिप्टी सीएम का एक तरीके से दबाव डाल दिया था उन्होंने, ये चाहिए ही चाहिए। जिसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि डिप्टी सीएम अगर अनाउंस नहीं किया जाएगा, सीएम अनाउंस नहीं किया जाएगा तो इसका नुकसान में हो जाएगा। ये भी आईटी सेल की जो बैठक है इसमें भी उन्होंने यही कहा है जी कि भाजपा के पास बड़ा प्रचार तंत्र है, जी भाजपा के प्रचार तंत्र में एक बड़ा उसमें मोडस ऑपरेंडी है जिसको हमें टैकल करना होगा। हम ताकतवर बने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से करें। बिहार में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली एक बड़ी पार्टी वीआईपी है जो बहुत एक्टिविस्ट और स्ट्रेटेजी भी तगड़ी है और इसके मलाह जो है वो बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर। तो ये कहा गया कि कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचे और सोशल मीडिया से लोगों को जुड़े। मलाह समाज के सभी जातियों को, दुनिया बिल्दार, इनके घरों के बच्चों को, इनके गार्जियन को सोशल मीडिया से जुड़ा जाए और कोई भी दुष्प्रचार अगर पार्टी के खिलाफ या नेता के खिलाफ अगर किया जाता है या समाज के खिलाफ हो रहा है तो मुखरता से सभी लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाएं और ट्रेंड ट्विटर का और फेसबुक पर बनाएं और जो भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन पार्टी को लेकर आ रही है तो उसको लेकर इंतजार न करें, तुरंत ही उस बात को काटें। फैक्ट चेकर के तौर पर, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर के तौर पर आप उस बात को काटिए और अपनी योजनाएं, अपने डिमांड्स को हर मंच पर मौजूद होकर वार रखिए। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। चुनाव से पहले विभिन्न पार्टियां अलग अलग यहाँ चुनावी रणनीति में लगी हुई हैं, टिकट बंटवारे पर ही फैसला कर रही हैं। वहीं वीआईपी ने इस मामले में भी बाजी मार ली। जैसे कि बैठक में उन्होंने बाजी मारी, सबसे पहले चुनाव बैठक करके प्रस्ताव पारित किया, वैसे ही आईटी सेल की भी बैठक 2 दिवसीय जो उनका चल रहा है वो लगातार वहां वाल्मीकि नगर में जारी है। वहां से तस्वीरें आ रही हैं और डिमांड्स जो उनकी पार्टी की हैं उसे सार्वजनिक किया जा रहा है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तीनों जगहों पर आईटी सेल को एक्टिव किया जाए। जी 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 दायरा बढ़ा रहे हैं। जी बाबा, तो आज की खबरें इतनी ही दर्शकों। रात रात का सिलसिला रोज भी जारी रहेगा। अगले दिन भी हम आपसे मुलाकात करेंगे इसी वक्त इसी समय पर। उम्मीद है ये विश्लेषण कम बुलेटिन आपको अच्छा लग रहा होगा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी खबरें एक साथ आपको देने में हमारे लिए भी सहूलियत हो जाती है, आपके लिए सहूलियत है और पूरे दिन इस खबर को देखने के बाद आपको किसी और खबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक तरीके से तैयार हो जाते हैं अगले दिन की खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।